बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। क्या आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं आगे प्रोसीड करूँ। चलें, ठीक है। आप लोग कोशिश करेंगे रखें, टाइम की पाबंदी का ख़्याल रखें ताकि हम लोग फिर लेक्चर स्टार्ट कर दें तो फिर आगे प्रोसीड करने में आसानी रहे, कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। ठीक है, लोग हमारे पास अभी ऐड हो ही रहे हैं, तो 2 मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है हमें जॉइन कर लें। देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। ठीक है, अगर जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरा अटेंड किया हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया था। काफ़ी चीज़ें जो है वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ही हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर जैसा मैंने कहा था कि 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर 13 है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि मटेरियल कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थिकनेस देखें बुक की, तो दोनों की बुक की जो थिकनेस है वो शायद बराबर है या फिर सेकंड ईयर की थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो वजह इसकी यही है कि यहाँ पे चैप्टर्स बेशक कम है, लेकिन हर चैप्टर जो है वो लेंथी है। जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया पढ़ा था, यहाँ पे हर चैप्टर किंगडम प्लांटी है और हर चैप्टर किंगडम एनिमेलिया। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से जो है ये आपको कंपटीशन देगा। तो बेटा, आज हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैसिस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया था कि पेपर पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से बॉटनी और ज़ूलॉजी 2 आपके डिविजन्स होंगे। बुक एक ही है, पेपर अलग-अलग होगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से चैप्टर बॉटनी आपका कंप्राइज़ करेगा और कौन सा चैप्टर आपका जो है ज़ूलॉजी कंप्राइज़ करेगा। ठीक है? ये दोनों बातें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो होम्योस्टैसिस है ये आपका बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों ही कवर करेगा। ठीक है? ये आपका बॉटनी पोर्शन भी कवर कर रहा है और एज़ वेल एज़ ज़ूलॉजी पोर्शन भी कवर कर रहा है। अब देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, होम्योस्टैसिस। ठीक है? चैप्टर का नाम ही क्या है, होम्योस्टैसिस। तो सबसे पहले तो हमें होम्योस्टैसिस के बारे में पता होना चाहिए कि होम्योस्टैसिस होता क्या है। तो किसी को कोई आइडिया है कि व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस, कि होम्योस्टैसिस क्या है? जी, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। एनीबॉडी नो अबाउट दी। चलें, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। और बताएं। और लोग भी रिस्पॉन्ड करें। हमारे पास 36 पार्टिसिपेंट्स हैं। और अगेन आपको पहले भी बताया गया था कि आप लोग अगर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने अपने फॉर्म पे जो नेम मेंशन किए हैं वो नेम आप इसमें मेंशन करें, अदरवाइज आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है? ये जो आप लोग इररेलेवेंट और नॉन प्रोफेशनल नेम से एंट्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम ब्लॉक कर देंगे और फिर उनकी एंट्री दोबारा नहीं हो सकेगी। तो आइंदा से इस बात का ख्याल रखिएगा। चले बेटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं होम्योस्टैसिस के हवाले से कि होम्योस्टैसिस है क्या, तो इसको हम सीखते हैं, आगे चलते हैं।
अब देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सेल दिखाया जा रहा है. This one is the cell, and all those fluid that lie inside the cell is called as ICF, that is intracellular fluid. यानी कि ये वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर मौजूद है, और वो फ्लूइड जो सेल के बाहर मौजूद होता है, उस फ्लूइड को आप क्या नाम देते हैं? उस फ्लूइड को आप नाम देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? वो फ्लूइड कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, तो ये ICF हो गया और ये क्या है? ECF हो गया. अब देखें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सेल के अंदर जो लाइफ मौजूद होती है, वो लाइफ कैसे होती है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर मुसलसल कुछ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस की वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है. और उन रिएक्शंस को हमने क्या नाम दिया था? अगर आपको याद हो तो कोई बता सकता है क्या कहते हैं उन रिएक्शंस को? है भाई? जी अलीजा बताएं आप क्या कहते हैं उस रिएक्शन को जो हमारी सेल के अंदर मुसलसल चल रहे हैं और हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेटाबॉलिज्म. वेरी गुड. ठीक है, उन रिएक्शंस को आप क्या नाम दे रहे हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम दे रहे हैं. अब देखिए जब मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो इस मेटाबॉलिज्म की वजह से मुसलसल कुछ आयंस हैं जो ICF से ECF की तरफ जा रहे हैं. अब देख रहे हैं ना कि ये H प्लस आयन आपको नजर आ रहा होगा. ये H प्लस आयन जो है ये ICF से कहाँ जा रहा है? ये ECF में जा रहा है. इसी तरह जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, रिएक्शन चल रहा होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी कहाँ डाल दिया जाता है? उनको भी उठा के ECF में डाल दिया जाता है. इसी तरह जो है जब रिएक्शन चल रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे. क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करते हैं? हीट लिबरेट करते हैं. तो जो एक्सेस हीट होगी, वो एक्सेस हीट भी वो कहाँ आएगी? वो एक्सेस हीट भी आपकी ICF से ECF में आएगी. ठीक है, वो जो एक्सेस हीट होगी वो एक्सेस हीट भी ICF से ECF में आएगी. तो अब तक के जो मैंने आपको बताया है कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी ICF से निकल के कहाँ आएंगे? ECF में. इसमें जो एक्सेस वाटर है वो भी ICF से निकल के कहाँ आ जाएगा? ECF में. क्योंकि अगर ये एक्सेस वाटर ICF में रहा, यहाँ पे जमा होता रहा, तो क्या होगा? आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होंगे तो फिर क्या होगा? हमारी लाइफ कंपैटिबल नहीं हो सकती. हमारी लाइफ क्या होगी? डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी. हम लोग डिजीज की तरफ जा सकते हैं. तो बॉडी क्या करती है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान, रिएक्शन के दौरान जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसको उठा के वो क्या करेगी? उसको उठा के वो डाल देगी कहाँ पे? उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी ICF से ECF की तरफ. ठीक है, तो जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट था वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आ गया? ICF से ECF में. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी एक्सेस वाटर बन रहा है, ठीक है, आपका जो एक्सेस वाटर है, ये एक्सेस वाटर भी कहाँ फेंक दिया जाएगा? ये एक्सेस वाटर भी ICF से ECF में फेंक दिया जाएगा. इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म के दौरान एक्सेस आयन है, ये एक्सेस आयन भी जो है कहाँ फेंक दिए जाएंगे? ये एक्सेस आयन भी जो है आपके ICF से ECF में डाल दिए जाएंगे. इसके अलावा जब मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि एक्सोथर्मिक होंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दिस हीट अगेन इज लिबरेटेड फ्रॉम ICF टू ECF. अब देखिए जब रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो रहा है? आपका एक्सेस वाटर और मिनरल्स ICF से कहाँ आ रहे हैं? ECF में. आपकी एक्सेस हीट कहां से कहां आ रही है? ICF से ECF में आ रही है. इसी तरह जो है एक्सेस वाटर और मिनरल्स कहां आ रहे हैं? ICF से ECF की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा तो ये सारी चीजें जो है आपकी ICF से ECF की तरफ जा रही है. क्या क्या है वो चीजें? मैंने आपको बताया एक्सेस हीट, एक्सेस मिनरल्स, एक्सेस वाटर, और साथ में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ये सारे के सारे ICF से कहाँ मूव कर रहे हैं? सारे के सारे ICF से ECF. अब देखें ECF का हाल क्या है. ECF का जो है हाल ये है कि ECF के अंदर देखें एक्सेस वाटर भी आ रहा है,
एक्सेस मिनरल्स भी आ रहे हैं, एक्सेस हीट भी आ रही है, और साथ साथ कह रहे हैं कि जो है एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो ACF जो है उसकी कंपोजिशन तो डिस्टर्ब हो गई। अगर ACF की कंपोजिशन डिस्टर्ब रहे तो क्या आपका मेटाबॉलिज्म सही से चल सकता है? आपका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चल सकता। जब आपका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं चल सकता तो क्या होगा? आपकी लाइफ भी सही से नहीं चल सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। कैसे मेंटेन करेंगे? तो बताया कि भाई मेंटेन करने के लिए नेचर ने एक प्रोसेस दिया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस क्या है? कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद क्या है? ECF। अब कोई कहे सर इंटरनल तो ICF होना चाहिए, तो बेटा वो सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट है, लेकिन बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या है? वो ECF है। अगर आपसे बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट पूछी जा रही है तो आप ECF लगाएं। बॉडी की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगी? जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, दिस सराउंडिंग इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो ECF है वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी है। अगर आपसे सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट पूछी जाए तो वो क्या होगी? वो ICF होगी। अगर आपसे सेल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूछी जाए तो सेल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ECF होगी। तो बेटा आपको देखना होगा वो आपसे बॉडी पूछ रहा है या सेल पूछ रहा है। तो अगर हम बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ECF की बात कर रहे हैं। तो मुसलसल मेटाबॉलिज्म के दौरान आपका एक्सेस हीट आ रही है, एक्सेस वाटर आ रहा है, एक्सेस मिनरल्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं, और ये मेरी नॉर्मल कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसी कंपोजिशन को मेंटेन करना है। किसके अंदर मेंटेन करना है? सूटेबल लिमिट्स के अंदर मेंटेन करना है। क्यों करना है? ताकि बॉडी अपनी एक्टिविटीज परफेक्टली परफॉर्म कर सके। उसको आप क्या नाम देते हैं? होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। चले, तो आप लोग फटाफट ये डेफिनेशन कॉपी कर लें। ठीक है, आप लोग जो है वो पेन और कॉपी साथ लेके बैठे। होम्योस्टैसिस की हेडिंग डाल लो, ये डेफिनेशन कॉपी कर फटाफट, और डेफिनेशन कॉपी कर ले तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर डन का रिस्पॉन्स दे दें। चले, बाकी लोग भी जो है रिस्पॉन्ड कर दें। चले, और लोग भी कर दें भाई रिस्पॉन्ड। चले, तो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर लिया है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, चले, अब कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं जो सेल के लेवल पे हो रही हैं, तो ऑल ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ स्टेबल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये रीजन बन सकता है व्हाई देयर इज नीड ऑफ होम्योस्टैसिस, कि होम्योस्टैसिस की नीड क्यों है। तो आप क्या जवाब देंगे कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या रिक्वायर करती हैं? कि स्टेबल कंपोजिशन ये रिक्वायर करती हैं, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहे और हमारी एक्टिविटीज बेहतर तौर पे परफॉर्म हो सके। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं होगी तो हमारी एक्टिविटीज कभी परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आपको नीचे जो है लिखें, व्हाई देयर इज नीड ऑफ होम्योस्टैसिस, ये आपका रीजन हो गया, why there is need of homeostasis. Why there is need of homeostasis, ये आपका रीजन है, इसका आंसर लिखें। All of cellular activities, all of cellular activities require
presence of stable composition of substances, presence of stable composition of substances in extracellular fluid. That's why homeostasis is necessary. That's why homeostasis is necessary. ठीक है भाई, और ये पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं कि ECF जो है उसको आप इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। बेटा मैंने रीजन लिखवाया था कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ होम्योस्टैसिस, कि होम्योस्टैसिस की नीड क्यों है। तो हमने आपको बताया, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं, all of cellular activities require presence of stable composition of substances in extracellular fluid. That's why homeostasis is necessary. That's why homeostasis is necessary. ठीक है भाई, अब मैं आगे चल रहा हूं। अब देखें, अब जो होम्योस्टैसिस है उसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। ठीक है, हेडिंग डाल लें, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैसिस। चलो अब देखो होम्योस्टैसिस के क्या क्या कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 आपने वाटर और मिनरल्स को मेंटेन करना है। नंबर 2 एक्सेस हीट आ रही है तो आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। नंबर 3 एक्सेस वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो आपने उसको भी मेंटेन करना है। तो हमें 3 जगहों पे काम करना है। हमें वाटर और मिनरल लेवल पे काम करना है, हमें टेम्परेचर पे काम करना है और हमें वेस्ट प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें बिल्कुल इसी तरह जो आप स्क्रीन पे स्लाइड देख रहे हैं। In order to maintain normal composition of ECF या internal environment, we have to maintain water and mineral level, we have to maintain temperature, and we have to maintain waste product. चलें, अब देखें, एक ऐसा होम्योस्टैसिस जिससे हम इंटरनल एनवायरनमेंट में या ECF में वाटर और मिनरल को मेंटेन करते हैं, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? उसको आप नाम दे रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? आप क्या कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? होम्योस्टैटिक प्रोसेस है जो क्या करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और मिनरल्स को मेंटेन करता है। तो उसको आप क्या नाम दोगे? ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए, उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है? वो है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा होम्योस्टैटिक प्रोसेस है जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करके देगा। और लास्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है? लास्ट कंपोनेंट जो है एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा होम्योस्टैटिक प्रोसेस है जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लें ऐसे ही। कॉपी करने के बाद नंबर 1 हेडिंग डालेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद ऑस्मो रेगुलेशन की हेडिंग डालें।
डाल दिया हेडिंग ऑस्मोरेगुलेशन की। चलें ऑस्मोरेगुलेशन में लिखना शुरू करें। The homeostatic process, the homeostatic process which involve the homeostatic process which involve maintenance of water and minerals, which involve maintenance of water and minerals of internal environment, which involve maintenance of water and minerals of internal environment of the body, of internal environment of the body, is called as osmoregulation, is called as osmoregulation। ठीक है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? ऑस्मोरेगुलेशन का नाम दे रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है भाई? चले अब नंबर 2 हेडिंग डालें आप लोग, थर्मोरेगुलेशन की। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन की हेडिंग डालें। चलें दी थर्मोरेगुलेशन के अंदर लिखे भाई, दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस, दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस, दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस which involve maintenance of temperature, which involve maintenance of temperature, which involve maintenance of temperature of internal environment of the body, which involves maintenance of temperature, which involves maintenance of temperature of internal environment of the body, of internal environment of the body, is called as thermoregulation, is called as thermoregulation। ठीक है, उसको आप क्या नाम देंगे? थर्मोरेगुलेशन का नाम देंगे। चले इसके बाद जो है एक्सक्रीशन की हेडिंग डालें। ठीक है, हेडिंग डालें एक्सक्रीशन की। लिखें इसके अंदर, दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस, दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस which involve removal of, the homeostatic process which involve removal of waste products from internal environment of the body, which involve removal of waste product from internal environment of the body, is called as excretion, is called as
एक्सक्रीशन। अब देखिए मैंने आपको होम्योस्टैसिस के 3 डोमेन बताए, 3 कंपोनेंट बताए। नंबर 1 इज ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 इज थर्मोरेगुलेशन एंड नंबर 3 इज एक्सक्रीशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो पहले हम जो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल, इसी तरह थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट, थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल, इसी तरह जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट, इसी तरह जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, दो ये आपको प्लांट में भी पढ़ना है, एनिमल में भी पढ़ना है। एनिमल में पढ़ेंगे तो वो जूलॉजी हो जाएगी और प्लांट में पढ़ेंगे तो वो इसकी बॉटनी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन से। तो पहले हम सारा अपना जूलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे और देन लेटर ऑन फिर हम बॉटनी के ऊपर आएंगे। अब तक के जो बातें मैंने आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, इसमें कोई अगर मसला है या कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप ओके करते हैं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जरा मुझे रिस्पॉन्ड दे दें। चले, ठीक है ठीक है। चल ठीक है, अब हेडिंग डाल लें आप लोग, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। ठीक है, हम वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालना ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हेडिंग डालना आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। चले, वही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। The homeostatic process in which regulation of normal water level is take place within the internal environment of the body is called as osmoregulation. एक ऐसा होम्योस्टैटिक प्रोसेस जिसके अंदर नॉर्मल वाटर लेवल एज वेल एज नॉर्मल मिनरल लेवल क्या होता है, मेंटेन होता है। कहाँ मेंटेन होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी में मेंटेन होता है। उसको आप क्या नाम दोगे? ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। ठीक है, अब देखें ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पे हम लोग जो है डील कर रहे थे। तो सबसे पहले तो एनिमल्स की 2 टाइप होती हैं। अगर हम एनिमल को डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एनिमल। हैबिटेट मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट किसको कहते हैं? जल्दी। हाँ भाई, मैसेज टाइप करने में तो आप लोग वैसे ही एक्सपर्ट हैं, तो इतनी देर क्यों लग रही है? हैबिटेट किसको कहते हैं? वेरी गुड, द नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल प्लेस है रहने की, उसको आप हैबिटेट का नाम देते हैं। अब बेटा हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और हैबिटेट जो है वो इक्वेटिक भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? जो जमीन पे रह रहे हैं। और इक्वेटिक का मतलब क्या है? जो पानी में रह रहे हैं। ठीक है, अब एनिमल्स देखें तो एनिमल्स की जो है 2 टाइप्स हो गई, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और एक जो है इक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से मुराद वो एनिमल जो जमीन पे पाए जाते हैं उनको आप टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, इक्वेटिक हैं, उनको आप क्या नाम देंगे? उसको आप इक्वेटिक एनिमल्स का नाम देंगे। अब जरा एक बात मुझे ये बताएं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये जमीन पे पाए जाते हैं। जमीन के ऊपर पानी जो है वो अबंडेंट है, यानी बहुत ज्यादा है, या लिमिटेड है? ये बात आप मुझे पहले क्लियर करें कि अगर जमीन पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, लैंड के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसके पास वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा है या लिमिटेड है? ठीक है, लिमिटेड। लिमिटेड, और लोग भी रिस्पॉन्ड करें। चलें, वेरी गुड। ठीक है, अब एक एनिमल ऐसा है जो जमीन पे पाया जा रहा है, उसके पास कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अब जब वाटर सप्लाई लिमिटेड होगी तो उसको क्या करना है? वाटर को स्टोर करना है या वाटर को लॉस करना है?
भाई एक एनिमल ऐसे रिसोर्सेज में पाया जाता है, ऐसे हैबिटेट में पाया जाता है जहां पे वाटर सप्लाई लिमिटेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर को स्टोर करना पड़ेगा, उसको लॉस नहीं करना है बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए नेचर ने इनको क्या क्या एडॉप्टेशन दी, ये एडॉप्टेशन हमने देखनी है। अक्सर एग्जाम के अंदर जो है 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, कि भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या कुछ किया वो आप लिखते हैं। तो चलें देख लेते हैं भाई क्या कुछ किया। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब जो एनिमल जमीन पे पाए जाते हैं, नेचर ने उनकी एक्सटर्नल कवरिंग, उनकी स्किन को वाटर प्रूफ बनाया। अगर आपको याद हो फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबियन था, आपने फ्रॉग की स्किन देखी थी और आपने अपनी स्किन भी देखी है। कोई फर्क है फ्रॉग की स्किन में और आपकी स्किन में? अगर फर्क है तो जरा मुझे बता दीजिए भाई क्या फर्क है, आपने क्या नोट किया, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई फ्रॉग की स्किन में और हमारी स्किन में क्या फर्क है? चले, फ्रॉग की स्किन जो है वो मॉइस्ट थी और स्लिपरी थी, और बताएं। चले, फ्रॉग की स्किन स्लिपरी होती है लेकिन हमारी नहीं होती, उसकी स्किन मॉइस्ट है और सॉफ्ट है। और कोई बात आपने नोट नहीं की? अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डायसेक्शन की हो, फ्रॉग को कट किया हो, तो फ्रॉग की स्किन भी आपने देखी होगी। तो और क्या खास बात थी उस स्किन की? है भाई, उसकी थिकनेस देखी थी आपने? आप अपनी स्किन को पिंच करें, उसको जिस तरह से हम नोचते हैं ना वैसे पकड़े तो उसकी थिकनेस देखें, और जो आपने फ्रॉग की स्किन देखी थी उसकी थिकनेस देखें, वो काफी थिन थी। और फ्रॉग के साथ मसला ये था कि स्किन उसकी इतनी थिन थी कि वहां से वाटर लॉस हो जाता था। अब फ्रॉग जो है वो कभी जमीन पे पाया जाता था और कभी पानी में, भी वो जमीन पे आया, पता चला स्किन से सारा वाटर लॉस हो गया टेम्परेचर की वजह से, तो बेचारा दोबारा पानी में भागा। और जब वो दोबारा पानी में भागा कि भाई किसी तरह जो है पानी को दोबारा रीअब्सॉर्ब करे, अब जब पानी को रीअब्सॉर्ब किया तो टेम्परेचर उसका कम हो गया, फिर वो दोबारा जो है पानी से निकल के कहाँ आया, जमीन पे आया, और फिर दोबारा इसके साथ यही मसला हुआ तो पानी लॉस हो गया। तो जो जमीन पे एनिमल्स आए, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल आए, इनके लिए सबसे बड़ा मसला था पानी को स्टोर करना। अगर ये पानी में होते तो पानी भले से लॉस होता रहे, इनके पास अबंडेंट सप्लाई थी, ये गुजारा कर लेते। तो जो एनिमल जमीन पे आए, नेचर ने सबसे पहले उनके स्किन को वाटर प्रूफ किया ताकि इनकी स्किन से वाटर लॉस ना हो। तो आप अपनी स्किन को देख लें, ये वाटर प्रूफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कैरेटिन। ये कैरेटिन हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है। अगर ये कैरेटिन नहीं होती, ये लिपिड कंपाउंड नहीं होता हमारी स्किन से, तो कह रहे हैं कि मोर देन 50% वाटर हमारा इसी से लॉस हो जाता है, स्किन से। इसलिए नेचर ने क्या किया, हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाया ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहली अडॉप्टेशन क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो सबसे पहली अडॉप्टेशन है, वो सबसे पहली अडॉप्टेशन है कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। ये हमारी जो एक्सटर्नल कवरिंग थी ये कैसी थी, वाटर प्रूफ थी। चलो, इसके अलावा दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जब मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया था। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट सीकम में आता था, सीकम से कोलॉन में आता था, और कोलॉन से फिर वो रेक्टम में आ जाता था, और रेक्टम में सारे फीसिस स्टोर होते थे। और जब रेक्टम में फीसिस स्टोर होते थे तो वहां से वाटर क्या कर लिया जाता था, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता था। तो ये नेचर भी अल्लाह ताला ने टेरेस्ट्रियल एनिमल को दिए कि उनके वेस्ट प्रोडक्ट से भी वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी इनके अडॉप्टेशन है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट में ज्यादा वाटर लॉस होने नहीं देते। इसके अलावा यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब ये मेटाबॉलिक वाटर क्या है? मेटाबॉलिक वाटर क्या है भाई? मेटाबॉलिक से मुराद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? ये वो रिएक्शन
जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अब मेरी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट वाटर है, और वो वाटर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। तो कह रहे हैं कि सम मैमल्स यूज वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी फैट। ठीक है, हमारे कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर फैट होता है, जिसको आप ब्राउन फैट कहते हैं। वो ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म में ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने की वजह से वो वाटर प्रोड्यूस होता है, उस वाटर को वो यूज करते हैं, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। इसके एग्जाम्पल में देख लो तो कैंगरू है, कैमल्स हैं, रैट्स हैं, असेक्ट्रा असेक्ट्रा। ठीक है, अक्सर ये मशहूर है ना कि भाई ऊंट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी स्टोर कर लेता है। तो ये स्टोर नहीं करता, उसके अंदर कोई टैंक थोड़ी लगा हुआ है कि स्टोर कर लेगा, वो दरअसल मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है। कह रहे हैं कि अगर शदीद गर्मी हो तो ये 10 दिन तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्राउन फैट मौजूद होते हैं, वो ब्रेक होंगे, तो ब्रेक होने के बाद जो है वो वाटर प्रोड्यूस करेगा, और वो उस वाटर को यूटिलाइज करेगा। और अगर जो है सर्दियां हो तो गए 3 महीने तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। तो ये मेटाबॉलिक वाटर भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो इस तरह से एक्सक्रीट आउट करते हैं कि उसके लिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जो है क्या रिक्वायर हो, वाटर रिक्वायर हो। तो ये सारी की सारी इनकी क्या है, एडॉप्टेशंस हैं। अब आप लोग ये करें कि जो चारों पॉइंट्स है इसको कॉपी करें फटाफट, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और अगर इन पॉइंट्स में किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जल्दी कॉपी करें भाई। चले बाकी लोग भी कॉपी कर लें, और जो कॉपी कर लें तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड। हाँ भाई, सबने कर लिया कॉपी? चले थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो रिपीट करना है। चले मैं कर देता हूं। देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है कि यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब देखिए ये मेटाबॉलिक वाटर होता क्या है, यानी कि ये वो वाटर है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होगा। यानी जब रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे। अब जैसे रिस्पायरेशन की बात करो, अगर रिस्पायरेशन का आपको रिएक्शन याद हो, क्या होता था कि भाई फूड ब्रेक होता था, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
और ब्रेक होने के बाद क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये जो वाटर आ रहा है ना, ये वाटर क्या होगा? ये मेटाबॉलिक वाटर। इसी तरह हमने देखा कि कुछ मैमल ऐसे हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि कैमल है, कैंगरू है, रैट्स हैं। इनकी बॉडी के अंदर देखा जाए तो इनको बहुत सारी जगहों पे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी में ब्राउन फैट दिए, कुछ फैट दिए जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं? ब्राउन फैट। वो ब्राउन फैट ब्रेक होते हैं। ब्राउन फैट जब ब्रेक होंगे तो उन ब्रेक होने के रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होगा एंड दिस वाटर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। तो ये एनिमल इस मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हुए भी जिंदा रह सकते हैं। इवन कहा जाता है कि जो डेजर्ट एनिमल है, अगर शदीद गर्मी का मौसम है तो ये 10 दिन तक बगैर पानी इंटेक किए जिंदा रह सकते हैं। और अगर सर्दी है तो कह रहे हैं कि भाई ये 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह जो है लास्ट पॉइंट है कि जो कोई भी आपको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन होता है, आपने नाम सुना होगा यूरिया का, आपने नाम सुना होगा यूरिक एसिड का। तो ये यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में इसलिए बनाया जाता है कि इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए पानी कम से कम रिक्वायर होता है। ठीक है, ब्राउन फैट कलर होता है ना, ब्राउन कलर, तो इसको हम कहते हैं ब्राउन फैट। क्लियर है बात? चलो भाई, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब चले, ये एक्वेटिक एनिमल हो गए। अब जरा आप लोग हेडिंग डाल लें, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो कर लिए हैं, अब जरा एक्वेटिक पे आ जाए। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। चल, अब देखिए एक्वेटिक की जब बात आती है ना, तो हमारे पास जो है पानी जो है वो दो तरह का है, एक फ्रेश वाटर है और एक मैरीन वाटर। अब जरा मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, कि फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में क्या फर्क है? जल्दी। चलो वेरी गुड। मैरीन वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, शाबाश। और बताएं फ्रेश वाटर में क्या होगा? फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगी। चलो ठीक है, गुड है। तो मरीन वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी? कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? लेस देन, सॉरी, 3% से ज्यादा होगी। और फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? लेस देन 3% होगी। चलो शाबाश। तो बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, वो जरा आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेश वाटर के अंदर, वो प्रोटोजोआ को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास जो मशहूर जमाना प्रोटोजोआ है वो क्या है? वो अमीबा है। अमीबा के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं होता, क्योंकि भाई ऑर्गन किससे मिलकर बनता है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे सेल से। अमीबा के पास तो होते ही कितना है? ले दे के एक ही सेल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्गन नहीं होगा, हम कहेंगे स्ट्रक्चर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? एक वैक्यूल मौजूद है एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। मुश्किल ये कि इस पे आपसे वो सवाल पूछें, वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि the organ of osmoregulation in amoeba या the organ of osmoregulation in protozoa is, तो आपने याद रखना है कि भाई वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। चल चल, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे होगा उसको हम जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है आपके पास, ठीक है, और कह रहे हैं अमीबा की खास बात यह है कि इसको जैसा भी बना दो ये बुरा नहीं मानता। चलो, ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है।
अब ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। अब भाई फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? फ्रेश वाटर का मतलब आपने खुद बताया है कि जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो, जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो, उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रेश वाटर। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे सॉल्यूट कम है तो वहां क्या ज्यादा होगा? वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही हो मुझे? ठीक है। ठीक है, मैंने ये कहा कि फ्रेश वाटर के अंदर ये मौजूद होता है। फ्रेश वाटर के अंदर अगर देखा जाए तो सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है? कम है। किससे कम है? अमीबा के साइटोप्लाज्म से कम है। वाटर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अमीबा के साइटोप्लाज्म के हवाले से वाटर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। और अमीबा के साइटोप्लाज्म में वाटर क्या होगा? यहाँ पे वाटर कम होगा। अब बात मैं बताओ कि नेचर क्या चाहती है? भाई नेचर ये चाहती है कि मॉलिक्यूल मूव करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? ईसीएफ में। और वाटर ईसीएफ से कहाँ क्या आएगा? आईसीएफ में आएगा, मतलब अमीबा के सेल में। और वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं ईसीएफ से आईसीएफ में, इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? एंडो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अगर आपको याद हो, याद है भाई सबको? एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो ये एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा। चले, तो एंडोऑस्मोसिस हुई। इस एंडोऑस्मोसिस के नतीजे में यहाँ पे वाटर क्या होगा? जमा होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर वाटर जमा होता रहा, वाटर का लेवल बढ़ता गया, एक टाइम आएगा कि अमीबा का सेल रप्चर कर जाएगा, ये फट जाएगा। अब अमीबा को वाटर लेवल मेंटेन करना है, तो अमीबा को क्या करना पड़ेगा? वाटर को लॉस करना है या वाटर को स्टोर करना है? बताओ भाई, अमीबा कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करे? फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनके साथ क्या मसला है? उनको वाटर स्टोर करना है या वाटर लॉस करना है? उनको वाटर को लॉस करना है। अब जो भी एक्सेस वाटर आ रहा है, वो एक्सेस वाटर क्या होगा? वो एक्सेस वाटर इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जमा होता रहेगा। और जब ये एक्सेस वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जमा होगा, तो इसका साइज कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो जाएगा। इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। जब अच्छा खासा इसका साइज बढ़ जाएगा तो कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस करेगा, और उस प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस एक्सोसाइटोसिस करके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को लॉस करते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बॉडी से बाहर चले जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फिर मजीद वाटर आता रहेगा, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद बॉडी से क्या कर देगा? एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से प्रोटोजोआ क्या कर रहे होते हैं? अपना ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? तो एक बात कॉन्सेप्ट बना लें कि वो तमाम एनिमल जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें एंडोऑस्मोसिस होगी, और उनको वाटर को लॉस करना पड़ेगा, स्टोर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है। और अगर मरीन वाटर में पाए जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, उनको क्या करना है? उनको वाटर स्टोर करना पड़ेगा। चल, अब ये हमने पहले प्रोटोजोआ में देखा था, अब हम जरा किस में देख रहे हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स में देख रहे हैं। अब ये आपके सामने एक फिश है, फ्रेश वाटर फिशेस है। अब जरा मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताओ कि भाई फ्रेश वाटर फिशेस के साथ मसला क्या है? इनके पास वाटर जो है एंडोऑस्मोसिस होगी या एक्सोऑस्मोसिस होगी? जल्दी बताओ, सोच के बताना। इनकी बॉडी में एक्सोऑस्मोसिस होगी या एंडोऑस्मोसिस होगी? पिछली स्लाइड के अंदर मैं बता चुका हूँ कि वो एनिमल जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो उनके अंदर क्या होगा? वाटर उनकी बॉडी में इंटर होगा या बॉडी से एग्जिट होगा? ठीक है,
सोच लो बेटा, जो बोल रहे हैं ना ये एक्सोस्मोसिस फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं। और लोग बताएं भाई, चलो और बताएं। तो बेटा एंडोऑस्मोसिस होगी फ्रेश वाटर के अंदर, अभी तो आपको मैंने बताया था क्यों होगी, इसके पीछे रीजन है। देखो, फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वाटर क्या है, ज्यादा है। वाटर किससे ज्यादा है, बॉडी से ज्यादा है। नेचर क्या चाहती है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करें, तो क्या होगी, एंडोऑस्मोसिस होगी। भाई अभी तो पढ़ा है। तो जो कोई भी, ये अपना रूल बना लो, हर वो एनिमल जो के फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है उसमें क्या होनी है, एंडोऑस्मोसिस होनी है। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो अब इसको क्या करना है, ये फिश है आपके सामने, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। और ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो यूजुअली फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर एंडोऑस्मोसिस हो रही है, पानी ज्यादा आ रहा है। अब इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए नेचर ने ऑर्गन दिए, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर। क्या ऑर्गन दिए, कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो ऑर्गन दिया है वो है किडनी। तो यहाँ पे इनकी क्या मौजूद होगी, किडनी मौजूद होगी, जहां में के बना। तो यहाँ पे इनकी किडनी मौजूद है। अब ये किडनी क्या करेगी, वाटर के लॉस को प्रमोट करेगी या वाटर लॉस को कम करेगी, जरा बताएं मुझे। ये जो किडनी है, ये बॉडी के वाटर को स्टोर करेगी या बॉडी के वाटर को लॉस करेगी। ठीक है, ये प्रमोट करेगी, किसको प्रमोट करेगी, वाटर लॉस को प्रमोट करेगी। ठीक है बेटा, स्टोर क्यों करेंगे, पहले इतना पानी आ रहा है, इनको लॉस करना है। तो ये किडनी क्या करेगी, वाटर लॉस को प्रमोट करेगी। तो वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब वाटर लॉस ज्यादा होगा तो आप देखें जरा इधर, वाटर लॉस ज्यादा होगा तो यूरिन ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, यूरिन कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा आएगा, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड दिस यूरिन वुड बी डाइल्यूटेड। ये यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भाई ये जो आपके फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, ये कौन सा यूरिन पास करती हैं, ये डाइल्यूट यूरिन पास करती हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए, जब यूरिन डाइल्यूट पास होगा ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी लॉस हो जाएंगे, क्योंकि पानी अकेला लॉस नहीं होता। पानी हमेशा क्या करता है, पानी हमेशा मिनरल लेके लॉस होता है। अब मिनरल्स डेफिशिएंसी हो गई, तो कह रहे हैं कि इन किडनीज ने क्या किया, इन किडनीज ने वाटर लॉस को प्रमोट किया। वाटर लॉस प्रमोट किया तो यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में लॉस हुआ। और कैसा यूरिन था, डाइल्यूट यूरिन था। और डाइल्यूट यूरिन होने की वजह से इनकी बॉडी से बहुत सारे सॉल्ट भी जाया हो गए। अब क्या करें भाई, अब कह रहे हैं कि भाई ये जो सॉल्ट है ना, ये वाटर से सॉल्ट को क्या करेंगे, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे करेंगे, इनके गिल्स में कुछ सेल्स होते हैं और ये सेल्स क्या करेंगे, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा जो है, ये अपने माउथ से भी क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को इनटेक कर रहे होते हैं, ताकि जो डेफिसिट है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इस तरह से फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती है। चले, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आ रही हो तो वे पूछ सकते हो जल्दी। ठीक है, फटाफट पूछ ले, फिर मैं मेरीन वाटर पढ़ा के ऑफ करता हूँ क्लास। चले, अब मरीन वाटर एनिमल्स देख लें।
यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा कि भाई अगर आप जो है वो मरीन वाटर वालों को देखेंगे तो मरीन वाटर वालों के साथ मसला क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है काफी ज्यादा है। अब जब सॉल्ट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, ये जो एनिमल है इसकी बॉडी के मुकाबले में। अब इसकी बॉडी के मुकाबले में आप देखें तो यहाँ पे वाटर क्या है, ज्यादा है बॉडी में, और एनवायरनमेंट में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम। अब नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है कि मॉलिक्यूल मूव करें हायर कंसंट्रेशन से लोअर। तो वहां एंडो ऑस्मोसिस हो रही थी, यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी एक्सो ऑस्मोसिस। अब बताओ, इसको एक तो पानी नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कम है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। और जो बॉडी का वाटर है वो भी क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस के जरिए लॉस हो रहा है। अब बताओ इसको क्या करना है, इसको वाटर लॉस करना है या फिर वाटर को स्टोर करना है। मेरीन वाटर फिशेस को वाटर लॉस करना है या फिर स्टोर करना है। चल अब इन्हें स्टोर करना है। अब इनके पास जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है वो किडनी है। क्या है वो, किडनी है। अब जरा ये बताओ कि जो इनकी किडनी होगी वो वाटर लॉस को प्रमोट करेगी या वाटर लॉस को कम करेगी। है भाई, इनकी किडनी वाटर लॉस को प्रमोट करेगी या कम करेगी, चलो वेरी गुड है। इनकी किडनी वाटर लॉस को कम करेगी। अब जब वाटर लॉस को किडनी कम करेगी तो इनका यूरिन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। जबकि फ्रेश वाटर वालों का यूरिन क्या था, लार्ज अमाउंट में था। उनका यूरिन डाइल्यूट था, इनका यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। समझ में आ रही है बात, तो इनका यूरिन काफी कंसंट्रेटेड होगा। तो पहला काम तो ये होगा कि किडनी के अंदर वाटर लॉस को रोका जाएगा, डाइल्यूट यूरिन के बजाय कंसंट्रेटेड यूरिन पास किया जाएगा, लार्ज अमाउंट के बजाय स्मॉल अमाउंट पास की जाएगी। मजीद वाटर डेफिशिएंसी को रोकने के लिए ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा पानी को पीते रहेंगे। ठीक है, ये फूड के जरिए भी वाटर लेते रहेंगे, अपने पानी को भी पीते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सेस सॉल्ट आ जाएंगे बॉडी के अंदर, वो एक्सेस सॉल्ट इन गिल्स के जरिए क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। तो ये एक्सेस सॉल्ट को क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है मरीन वाटर फिशेस के अंदर। अगर आज के लेक्चर के अंदर इसमें कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो या कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। चलो बाकी लोग भी फटाफट बेटा रिस्पॉन्ड कर दें। चलो गुड है, और लोग भी बता दें भाई। चलो तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, ये आपको ग्रुप पे जो है बता दिया जाएगा रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी और क्या होगा। ठीक है, कुछ इश्यूज होते हैं बहुत सारी जगहों पे, लोड शेडिंग हो रही होती है, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ये आपको बहुत जल्द हम जो है इन्फॉर्म करेंगे आपके ग्रुप के जरिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको इंशाल्लाह जो है इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।